ज़ाहिर शाह और जुरेज शाह भारी नफरी के साथ ईशल की तलाश में निकल चुके थे। वो सब अलग अलग तलाश रहे थे। सारे शहर में इमरजेंसी नाफिज थी, जगह जगह नाके लगे थे, हर आने जाने वाले की तलाशी हो रही थी। मोमिन की हमेशा की तरह केस पर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो सारा होमवर्क करके आया था, इसीलिए मुखालिफ वकील के पेपर पैर जल्दी उखड़ चुके थे। कम अरसे में ही मोमिन शाह का नाम जमानत बन चुका था। वकील मोमिन शाह के खिलाफ केस लड़ने से कुछ हिचकिचाने लगे थे। आज भी हमेशा की तरह जीत उसी का मुकद्दर बनी थी। सच की फतह हुई थी, मजलूम को इंसाफ मिला था और मुजरिम का अंजाम उस तक पहुंचा था। छा गया हमारा भाई, छक्के छुड़वा दिए तूने उस वकील के। कसम से मुझे तो तरस आ रहा था बेचारे पर। दिलशेर और अर्श ने उसे गले लगाते उसकी पीठ थपथपाई। वेल डन माय सन। एहान ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगाया। थैंक्स डैडी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोमिन ने भी आगे बढ़कर बेटे को मुबारकबाद दी। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है बाबा। मोमिन ने जाहिर के मना करने पर उन्हें अभी ईशल के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या बात है मोमिन, कोई मसला है बेटा? एहान ने पल में उसके तासुरात को भांप लिया। घर चलकर बात करते हैं डैडी, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। उसने उन्हें मुतमईन करने की अपनी सी कोशिश की। शहाबुद्दीन गुस्से से पागल हो रहा था। उसके भाई को सजा हो चुकी थी। मोमिन जल्द सबको लेकर वहां से निकला। रास्ते में मीशा की कॉल पर उन्हें सारी सूरत हाल का इल्म हुआ। 4 घंटों से वो सब अलग अलग उसकी तलाश में थे, मगर फिलहाल कोई सिरा हाथ नहीं लगा था। जैसे जैसे वक्त से रख रहा था, सबकी टेंशन बढ़ रही थी। औरतों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मैंने कितना मना किया था, मगर लड़की, उसको तो सबके लाड प्यार ने इतना जिद्दी बना दिया है कि मजाल है किसी की बात मान ले। फरवा को परेशानी के साथ गुस्सा भी आ रहा था। डैड, मुझे लोकेशन मिल गई है, मैं वहीं पर हूँ, आप लोग परेशान नहीं हो, कुछ देर तक ईशल हमारे साथ होगी। उरद शेर की तरफ से मीर शाह को मौसूल होने वाली कॉल पर सबकी जान में जान आई थी। उरद शेर, अकेले अंदर मत जाना, तुम रुक कर इंतजार करो, हम भी पहुंच रहे हैं। जाहिर लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर ऐड हो चुके हुए थे। भाई, हमारे पास वक्त नहीं, आप लोगों को पहुंचने में वक्त लगेगा। तब तक अगर उन्हें अंदर भिनक भी पड़ गई तो चौकन्ना हो सकते हैं, इसलिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता मैं। औरत शेर, हम तुम्हें अकेले खतरे में नहीं जाने दे सकते। मीर शाह को उसकी भी फिक्र थी। डैड, आप मुझे हमेशा से शेर कहते हैं कि औरत शेर मेरा शेर बेटा है। शेर अकेला भी गीदड़ों पर भारी होता है। आप बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे मोमिन शाह से किया वादा पूरा करना है। वो मोमिन शाह के नाम से मंसूब है और मोमिन शाह की इज्जत बचाने के लिए उरद शेर मौत को भी बखुशी गले लगा लेगा। उसका लहजा मजबूत और मुस्तहकम था, मतलब वो ठान चुका था। ओके, तुम कांटेक्ट में रहना, अल्लाह की अमान। मीर शाह जानता था उरद शेर को किसी बात से रोकना उतना ही मुश्किल है जितना किसी दौर में मीर शाह को किसी खतरे से दूर रखना मुश्किल हुआ करता था। वो मीर शाह की तरह खतरों से बिला खौफो खतर लड़ जाता था। ये शहर से दूर काफी एक सुनसान जगह थी, जहाँ दरख्तों का बड़ा झुंड किसी जखीरे जैसा था। उसी जखीरे में आगे जाकर एक सुश्ता हाल कमरा था, जहाँ उन्होंने ईशल को रखा था। दरअसल जब शहाबुद्दीन ने मूसा को कॉल की थी, तभी वहां से निकलते वक्त उसने वो नंबर ट्रेस करने के लिए दे दिया था, और ये भी कि उस नंबर पर आने वाली और उस नंबर से जाने वाली कॉल्स रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि शहाबुद्दीन फतह के नशे में कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा, और यही हुआ था। शहाबुद्दीन ने मोमिन को कोर्ट में देखकर गुस्से से अपने किसी बंदे को कॉल करके ईशा का ठिकाना बदलने का कहा था। उसने फ़ोन पर जगह का नाम नहीं लिया, इसलिए उरद शेर को ठिकाना ढूंढने में मुश्किल हुई। उसने जल्दी से उस नंबर की लोकेशन पता करवाई कि उस वक्त वो नंबर कहाँ ऑन है, जिस नंबर पर शहाब ने कॉल की थी। फिर उन्हीं का पीछा करते कराते वो बिलाखिर वहाँ पहुँच गया था। उसने अपने पिस्टल की मैगजीन चेक की और आगे बढ़ा। आज या तो उरद शेर की सूरत में मौत से मुकाबला होना था दुश्मनों का, या फिर मौत खुद उरद शेर की ताक में बैठी थी। दरवाजे के पार या तो दुश्मनों की मौत थी या फिर उरद शेर की, क्योंकि आज वहाँ कोई एक ही बचना था। उरद शेर, कहाँ हो तुम? हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तुम ठीक हो ना? ईशल तुम्हारे साथ है? वो ठीक है? कुछ बताओ भी, कब से कॉल्स कर रही हैं, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है ना सबकी जान सूली पर अटकी हुई है यहाँ। मोमिन ने छूटते सवालों की भरमार कर दी। सांस तो लो यार, बताता हूँ, मैं ठीक हूँ, इस वक्त अपने फार्म हाउस पर हूँ। ईशल मेरे साथ है और बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। तुम सब उधर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ओके, हम आ रहे हैं वहाँ। उसने कॉफ़ी मग में डाली और लाउंज में चला आया। यहाँ काम करने वाली मुलाजमा और उसकी बेटी दोनों अपने गाँव गई हुई थी, इसीलिए वो आज खुद किचन को शर्फ बख्श रहा था। ईशल कमरे में थी, वो अभी भी होश में नहीं थी ठीक तरह, और ये भी एक तरह से अच्छा ही था कि वो होश में नहीं थी। अगर जो होश में होती तो शायद अब तक मर जाती। वो जैसे उरद शेर मर रहा था
जैसे उड़द शेर मर रहा था जब से वहाँ से आया था। एक अलाव दहक रहा था उसके सीने में, सर था कि कोई शरेआन फट जाएगी जैसे। तूफान नहीं, आज कोई आतिश फिशां था जो उसके अंदर भड़क रहा था। दुनिया तहस नहस कर देने को दिल कर रहा था आज। वो कैसे जब्त किए हुए था ये तो वो जानता था, ये सिर्फ वही जानता था। उसने कॉफ़ी का अध पिया कप में टेबल पर रखा और उंगलियों से माथा मसलते सोफे की पुश से टेक लगाए आंखें मूंद गया। पल में वो मंजर आंखों में जाग उठा। उसने फौरन से पहले आंखें खोली। उफ, किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। नेकी यूं मेरे गले पड़ जाएगी, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये कैसी आजमाइश है मेरे मालिक, ये किस राह का मुसाफिर बना दिया तूने मुझे, जहाँ मंजिल का सिरे से इल्म ही नहीं। इतनी कड़ी आजमाइश मेरे ईमान की थी या मेरी दोस्ती की। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मैं वहाँ ना गया होता। आंखें और सर फोड़े की मानी दुख रहे थे। वो एक पल के लिए आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। जब आंखें बंद करता वही मंजर नजर आता जो वो मरकर भी नहीं देखना चाहता था। जबड़े जब से यूं भिंचे हुए थे जैसे कुछ देर तक टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। रूह को झंझोर देने वाली और दिलो दिमाग को जख्म जख्म कर देने वाली सोचों में डूबा था वो। जब वो आगे भागते हुए वहां दाखिल हुए। उरद शेर, तुम ठीक हो? सबसे पहले मोमिन उस तक पहुंचा और उसे उठाते खींच कर खुद में भींचा। मैं ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं मोमिन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। मोमिन, तुम जानते हो ना औरत शेर के लिए तुम क्या हो। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मोमिन। वो धीमे धीमे मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। मोमिन ठीक से समझ नहीं पाया था उसकी बात। क्या हुआ है बताओ मुझे। मोमिन ने उसका चेहरा हाथों में भरा। हाँ हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम क्या कह रहे थे? दरअसल पिछले कुछ घंटों में इतनी परेशानी रही कि आसाब पर तनाव अभी भी बरकरार है। उसने खुद को नॉर्मल किया, वरना उसे पता था वो सब परेशान हो जाते। टांग पर क्या हुआ है? मुराद के सवाल पर सबकी नज़रें उसकी टांग की तरफ गईं, जहां उसने खुद ही फार्म हाउस में आकर मरहम पट्टी की थी। कुछ नहीं, मामूली जख्म है छोटे चाचू, ऐसे मामूली जख्म आपके उरद शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने लहजे को हल्का फुल्का बनाया। उरद शेर। मीर शाह आगे बढ़ा तो सब पीछे हटे। सब ठीक है डैड, बस आपका उरद शेर ही ठीक नहीं। उसने आखिरी वाली आधी बात दिल में कही। अल्लाह का हम पर एहसान है, आपकी अमानत यानी शाह हवेली की इज्जत महफूज है। मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे पूरा यकीन था तुम पर, क्योंकि तुम उरद शेर हो, मेरे शेर बेटे हो। मीर शाह ने उसको गले से लगाकर उसका कंधा थपथपाया। मीर शाह से शाबाशी मिलना उनके लिए बहुत मायने रखता था। मुझे फ़ख्र है तुम पर, तुमने शाह हवेली की इज्जत बचाकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। एहान ने बेटे का माथा चूमते सीने से लगाया, फिर फर्दन फर्दन सब ने उसे शाबाशी दी। अरमान उरद शेर का शुक्रिया अदा करता अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ ईशल थी। चादर के हाले में उसका मासूम सा चेहरा उस वक्त सरसों का फूल लग रहा था। अरमान ने नम आंखों से झुककर उसका माथा चूमा। बाबा की जान, कितना डरा दिया था आज आपने अपने बाबा को। उरद शेर, वो उठ क्यों नहीं रही? अरमान ने बाहर आकर उरद शेर से इस्तफसार किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो होश में थी, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि वो बज़ाहिर होश में है, मगर उसका दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था। शायद इन लोगों ने उसे मखसूस किस्म का नशा दिया होगा, जिससे इंसान बज़ाहिर होश में होता है मगर उसके आसाब सुन्न होते हैं, और नशे का असर उतरने के बाद बंदे को इस दौरान होने वाली कोई बात याद नहीं रहती। आप फिक्र नहीं करें, उठेगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। अपने तासुरात को कंट्रोल करता वो सबको जवाब दे रहा था। मेरे ख्याल में हवेली चलना चाहिए, वहाँ सब परेशान है और सबको आराम करना चाहिए। वो लोग हवेली पहुंचे तो सब बेताबी से इंतज़ार करते लाउंज में ही उन्हें नजर आए। अर्श के ईशल को उसके कमरे में लाकर बेड पर लिटाया तो सब उधर ही जमा हो गए। उरद शेर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, सीधा वॉशरूम में घुसकर शावर को खोले, कपड़ों समेत वैसे ही खड़ा हो गया। ठंडा ठार पानी भी अंदर के लावे को ठंडा करने में नाकाम हो रहा था। काफ़ी देर वो यूं ही भीगता रहा, मगर दिमाग अब भी ठिकाने पर न था। थक हार कर वहीं दीवार के साथ बैठ गया और सर दोनों हाथों पर गिरा दिया। अनसर, मेरा दिमाग ख़राब मत करो और जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज़, क्या मसला है आपको जायशा से? क्यों आप हर वक्त उससे उलझती रहती हैं? इसलिए कि वो मुझे लड़की एक आंख नहीं भाती। फितना है पूरा वो लड़की। जैसे इसकी माँ ने अपने हुस्न से तुम्हारे चाचू को पागल बनाया, वैसे ही उसकी बेटी अपने रूप और अदाओं से तुम्हें फांस रही है। मेरे इकलौते बेटे को इस हाल में नहीं देख सकूंगी मैं, जिन हालात से तुम्हारे चाचू गुजरे थे, बल्कि जान से गए थे। वो इस दुख को सीने से लगाए और ये नहुसत मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए छोड़ गए। एक एक लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। मेरी खुशी के लिए मान जाए ना अम्मी, मैं जायशा के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, 100 बार ना करो शादी। मनहूस से शादी करवाने से बेहतर है मैं तुम्हें कंवारा ही रख लूँगी, कम अज़ कम जगह साई से तो बच जाओगे। मुझे भी कोई शौक़ नहीं आपके प्यारे राज दुलारे बेटे से शादी करने का। वैसे भी आप जैसी सास तो मैं एक पल ना बर्दाश्त करूँ, कुजा के पूरी उम्र। जायशा ने शायद उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए हिसाब बराबर
करना ज़रूरी समझा। देख रहे हो इस लड़की की ज़ुबान, और तुम चले हो ब्याह रचाने इससे। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन ना होगा अंसर। वो बेचारा चुपचाप कभी माँ की तरफ और कभी जायशा की तरफ देख रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी, बल्कि घूर रही थी, जैसे आंखों से एक दूसरे को खा जाएंगी। ईशल को जब होश आया तो अरमान और फरवा उसके पास मौजूद थे। उसे लगा जैसे वो ख्वाब में, सर बुरी तरह चकरा रहा था, आंखों पर जैसे बहुत सारा वजन रखा गया। वो बहुत ज़ोर लगाकर आंखें खोलकर हकीकत का अंदाज़ा करना चाह रही थी, जब भी अरमान की नज़र उस पर पड़ी। ईशल मेरी जान, कैसा है मेरा बच्चा? वो उसके सर पर हाथ रख के उसके बाल सहलाते पूछ रहा था। फरवा भी लपक कर उसके पास आई। ईशल तुम ठीक हो ना चंदा? ममा क्या मैं सच में आपके पास हूँ? वो अभी भी कंफ्यूज थी। जी मेरी जान, आप अपने घर में हो, अपने कमरे में हो, हम सब के पास। वो ख्वाब था मामा, कोई मुझे ले गया था किडनैप करके। भूल जाओ, वो सब सब ख्वाब था, उसकी कोई हकीकत नहीं। बस अब इस बारे में मत सोचो। फरवा ने उसे पिचकारा था। जैसे ही सबको उसके होश में आने की खबर मिली, सब उसके कमरे में जमा हो चुके थे। काफ़ी देर वो बैठे रहे, उसका ध्यान बटाते रहे। फिर जब वो काफ़ी हद तक संभल गई तो सब मुतमईन होकर उठ गए। उसकी हालत के पेश नज़र फरवा उसके पास सोई थी, जबकि औरत शेर ने सारी रात सड़कों पर गाड़ी भगाती और सिगरेट फूंकते गुजारी। एक पल के लिए भी आंखें बंद करता तो पूरी जान से लरस जाता। सुबह की अजानें हो रही थी, उसे नमाज भी पढ़नी थी। जब भी गाड़ी एक साइड पर रोकता सामने मस्जिद की तरफ बढ़ गया कि शायद यहाँ कोई सुकून मिल जाए उसे। हम कितना डर गए थे ईशल, तुम सोच भी नहीं सकती यहाँ सबकी क्या हालत थी। वो और मिनल उस वक्त बाहर लॉन में बैठी थी। मैं खुद इतना डर गई थी मिनल, वो बहुत खतरनाक लोग थे। इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, इतनी गंदी नज़रों से देख रहे थे कि मुझे उनकी नज़रें अपने वजूद में छेद करती महसूस हो रही थी। ऊपर से उतनी ही रफ लैंग्वेज बोल रहे थे कि मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। फिर जब मैंने मज़ाहमत की तो उन्होंने जाने कौन सा इंजेक्शन मेरे बाजू पर ज़बरदस्ती लगा दिया, और फिर कुछ देर के बाद मुझे होश ही नहीं रहा, ना कुछ याद रहा। जब दोबारा होश आया तो मैं अपने कमरे में थी, मामा बाबा पास थे, सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मोमिन भाई तो कोर्ट जाना भी नहीं चाहते थे, औरत शेर ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा और ख़ुद तुम्हारी तलाश में निकल गया। बाकी सबको भी वहीं उसी ने बताया। सब लोग अलग अलग लोकेशंस में तुम्हें ढूंढ रहे थे कि बिलाखिर औरत शेर तुम तक पहुंच गया, वही तुम्हें वहां से फार्म हाउस लाया। मैंने जुरेज लोगों की बातें सुनी थी कि वहां मौजूद 4 लोग, जो 2 बाहर पहरे पर थे और जो 2 अंदर थे, चारों औरत शेर के हाथों मारे गए। खुद औरत शेर की टांग में गोली छू कर गुजरी। जख्म गहरा है मगर इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी खुद साख्ता लड़ाई को एक साइड पर रखकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अपनी जान दाव पर लगाकर बाहिफाजत तुम्हें वहां से निकाल कर लाए। सब मना कर रहे थे कि अकेले मत जाओ, हमारा इंतज़ार करो, ख़तरा हो सकता है। मगर तुम जानती हो ना कि ज़िद का कितना पक्का है, सो बिना किसी की बात की परवाह किए चला गया। अच्छा ठीक है बाबा, बोल दूंगी थैंक्स, ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया, वरना तो हमेशा मुझे तंग करता है वो। और वैसे वो है कहाँ? रात भी सब मेरा पूछने आए, वो नहीं आया। सुबह नाश्ते पर भी नहीं था और अब सारा दिन गुजर गया, दिखाई नहीं घर पर। घर पर है क्या वो? हाँ मैंने भी नहीं देखा, शायद किसी काम से गया। खैर जब आएगा तो तमीज़ से थैंक्स कहना, उसकी टांग के ज़ख्म के बारे में भी पूछ लेना प्लीज़। दोबारा से दोनों उलझ मत पड़ना। वैसे तो अमूमन देवर भाभी इसी तरह चूंच लड़ाते दिखाई देते हैं, मगर यहाँ तुम दोनों जेठ भाभी की ज़रा नहीं बनती। वो दिन और फिर अगला दिन भी गुजर गया, मगर वो ईशल को कहीं नहीं दिखाई दिया। ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा था कि ईशल उसकी मुंतज़िर थी, वरना तो वो जहाँ मौजूद होता ईशल वहाँ खिसकने में ही आफियत जानती थी। वो यूं ही सोच में गुम थी जब मोमिन शाह ने गला खंकार कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो हड़बड़ा कर उठी, बमुश्किल दुपट्टा ठीक किया। मोमिन उसकी अफरा तफरी पर मुस्कुरा दिया। कैसी हो, तबीयत कैसी है अब? लहजा हमेशा की तरह मुलायमत से पुर था। जी ठीक है, अब तो अल्लाह का शुक्र है। ईशल ने धड़कनों के शोर को दबाते खुद को पूरे एतमाद जाहिर करते ठहर ठहर कर जवाब दिया। गुड, अच्छी बात है ये। आप कैसे हैं? जब कुछ समझ ना आया तो उसने यही पूछ लिया। उन दोनों के दरमियान इस तरह डायरेक्ट गुफ्तगू के मौके कम ही आते थे, सो वो दोनों अपनी अपनी जगह कन्फ्यूज से थे। ख्वाबों ख्यालों में भले वो हमेशा उसके साथ मौजूद होता था, उसकी गैर मौजूदगी में वो धड़ल्ले से उसकी बहन के साथ उसे डिस्कस करती थी, मगर फ़ेस टू फेस बात करना कितना दुश्वार लग रहा था। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया तो मैं क्या करूँ, मजबूरी है, आना पड़ा। अर्श ने ढिठाई से दांत निकालते हुए कहा तो ईशल जाने क्यों भाई के सामने नर्वस सी हुई। बको क्यों आए हो? फिल्मी विलन की तरह, मोमिन ने मसनूई अंदाज में कहा। अंदर से बुलावा है, हाजिरी का वक्त हुआ चाहता है। अरशरमान शाह, तुम्हें देखकर कोई कह सकता है कि तुम एक बिजनेसमैन हो? जी बिल्कुल कह सकता है, बिजनेसमैन के कौन सा सींग हुआ करते हैं जो मेरे नहीं हैं, फ़ौरन जवाब हाजिर था।
तुमसे बकवास में कोई नहीं जीत सकता। मोमिन ने उसे घूरा था। ज़रा जो एक इकलौते साले की कोई इज्जत हो आपको। वो फूं फूं करता आगे बढ़ गया। ईशल मोमिन के सामने उसकी बात पर रंगों में नहा गई थी। मोमिन ने उसके सुर्खी छलकाते चेहरे पर एक नज़र डाली और अर्श के पीछे ही चल दिया।